शाही खजाने में चोरी और उड़ती हुई तलवार। रात के 2 बज रहे थे। आगरा का किला गहरी नींद में था, लेकिन शाही खजाने के बाहर 2 पहरेदार, शेर सिंह और दिलावर खान, मुस्तैदी से जाग रहे थे। दिलावर, तुम्हें कुछ आहट सुनाई दी? शेर सिंह ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए पूछा, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। नहीं तो, दिलावर ने जम्हाई लेते हुए कहा, हवा चल रही होगी, तुम नाहक ही डरते हो। तभी खजाने के लोहे के भारी दरवाजे पर लगा बड़ा सा ताला अपने आप हिलने लगा। खट खट खट। दोनों पहरेदारों ने अपनी भाले तान लिए। कौन है वहां? शेर सिंह चिल्लाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में सन्नाटा था। अचानक ताला हवा में उठा, अपने आप खुला और जमीन पर गिर गया। धड़ाम। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। शेर सिंह और दिलावर की आंखें फटी रह गईं। उन्हें कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन खजाने के अंदर रखे सोने के सिक्कों की थैलियां अपने आप हवा में उठ रही थीं। भूत! शाही खजाने में भूत घुस गया है। दिलावर चिल्लाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। शेर सिंह ने देखा कि दीवार पर टंगी एक पुरानी तलवार हवा में लहराई और उसकी गर्दन के पास आकर रुक गई। हवा से एक भारी आवाज आई, हटो, वरना सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। शेर सिंह ने अपनी जान बचाना ही बेहतर समझा और वहां से उल्टे पैर भागा। अध्याय 2। दरबार में कोहराम। अगली सुबह दीवान-ए-आम में सन्नाटा नहीं, बल्कि शोरगुल था। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल था। यह कैसे हो सकता है? अकबर ने शेर सिंह पर चिल्लाते हुए कहा, तुम कहते हो कि चोर दिखाई नहीं दे रहा था। क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो, या फिर तुमने भांग पी रखी थी? शेर सिंह कांपते हुए जमीन पर लेट गया। जहां पनाह, कसम खुदा की, वो इंसान नहीं था, वो हवा थी। उसने तलवार उठाई, थैलियां उठाई, लेकिन उसका शरीर नहीं था। मुल्ला दो प्याजा ने मौका देखते हुए कहा, हुजूर, जरूर यह कोई जिन या पिशाच का साया है। हमें किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए। महेश दास, बीरबल चुपचाप एक कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम मुस्कुरा रहे हो। हमारा खजाना लुट गया और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। बीरबल आगे आए। माफी जहां पनाह, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि जिन और भूत सोने के सिक्कों का क्या करेंगे? उन्हें तो रूहों की जरूरत होती है, अशरफियों की नहीं। यह जरूर किसी इंसान का काम है, लेकिन इंसान अदृश्य कैसे हो सकता है? अकबर ने पूछा। यही तो पता लगाना है महाराज, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। अध्याय 3। बीरबल की जासूसी और शीशे का टुकड़ा। बीरबल सीधे खजाने घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने वहां की हर चीज का बारीकी से मुआयना किया। जमीन पर कोई पैरों के निशान नहीं थे, लेकिन दरवाजे की चौखट के पास बीरबल को एक बहुत ही महीन, चमकीला टुकड़ा मिला। यह कांच का नहीं था, बल्कि किसी अजीब तरह के कपड़े का धागा जैसा लग रहा था, जो रोशनी पड़ने पर गायब हो जाता था। बीरबल ने सोचा, यह जादू नहीं, विज्ञान है, या फिर नजरों का धोखा। उसी रात किले के रसोई घर में फिर हंगामा हुआ। रसोइये ने शिकायत की कि शाही थाल हवा में तैरते हुए बाहर चले गए। बीरबल समझ गए कि चोर अभी किले के अंदर ही छिपा है। अध्याय 4। अदृश्य सिपाही का संदेश। अगले दिन अकबर के निजी कक्ष में एक तीर आकर लगा। तीर के साथ एक पत्र था। अकबर ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, ए हिंदुस्तान के बादशाह, अपनी सुरक्षा बढ़ा लीजिए। आज रात मैं आपके सिर का ताज, मुकुट चुराने आ रहा हूँ। अगर रोक सको तो रोक लो। अदृश्य सिपाही। अकबर ने गुस्से में अपनी तलवार निकाल ली। गुस्ताखी की हद। मान सिंह, पूरे किले को छावनी बना दो। आज रात मेरे कमरे में परिंदा भी पर न मार सके। रात हुई। अकबर के कमरे के बाहर 50 सबसे बेहतरीन सैनिक तैनात थे। बीरबल भी कमरे के अंदर एक कोने में बैठे थे। रात के 3 बजे अचानक कमरे की मशालें बुझ गईं। होशियार, मान सिंह चिल्लाए। अंधेरे में किसी के चलने की आवाज नहीं आई, लेकिन अकबर के सिरहाने रखा भारी सोने का मुकुट धीरे धीरे हवा में उठने लगा। अकबर ने झपटकर मुकुट पकड़ना चाहा, लेकिन उन्हें धक्का लगा और वे पीछे गिर गए। मुकुट खिड़की की तरफ तैरता हुआ गया और गायब हो गया। जब मशालें जली तो अकबर हक्के बक्के थे। बीरबल, उसने मेरी आंखों के सामने से मुकुट चुरा लिया। अब तो मान लो कि वो जिन है। अध्याय 5। बीरबल का रंगीन
जाल। बीरबल ने गंभीरता से कहा, महाराज, वो जिन नहीं है। अब मुझे उसकी चाल समझ आ गई है। कल रात हम उसे पकड़ लेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे होली का सामान चाहिए। होली? अभी तो सर्दियां हैं। बीरबल: हाँ हुजूर, लेकिन उस अदृश्य सिपाही को रंग बहुत पसंद आएंगे। बीरबल की योजना तैयार थी। उन्होंने दीवान खास के फर्श पर बहुत महीन आटा, फ्लावर और सूखा रंग बिखेर दिया। इसके अलावा कमरे के निकास द्वार पर गोंद, ग्लू की एक परत बिछाई। फिर बीरबल ने पूरे शहर में मुनादी करवा दी, बादशाह अकबर ने हार मान ली है। आज रात वो अपना सबसे कीमती कोहिनूर हीरा उस अदृश्य सिपाही को सौंप देंगे, अगर वो खुद आकर ले जाए। यह चोर के अहंकार को ललकारना था। अध्याय 6, रंग और रूप का खेल। रात का समय। दीवान खास के बीचों बीच एक मेज पर चमकता हुआ हीरा रखा था, जो वास्तव में कांच का एक टुकड़ा था। अकबर और बीरबल एक पर्दे के पीछे छिपे थे। आधी रात को मुख्य दरवाजा धीरे से खुला, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी बीरबल ने देखा कि फर्श पर पड़े आटे पर पैरों के निशान बन रहे हैं। धप 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 निशान धीरे धीरे हीरे की तरफ बढ़ रहे थे। अकबर ने फुसफुसाया, वो आ गया। जैसे ही वो अदृश्य साया मेज के पास पहुंचा और उसने हीरा उठाया, बीरबल ने एक रस्सी खींची। छत पर टंगी एक बड़ी बाल्टी उलट गई। उसमें लाल, हरा और नीला पक्का रंग भरा था। छपाक! अचानक उस खाली हवा में एक इंसान की आकृति बन गई। वह पूरा रंग से सराबोर था। अब वह अदृश्य नहीं था, बल्कि एक चलता फिरता सतरंगी पुतला था। पकड़ लो इसे! अकबर चिल्लाए। सिपाही भागा, लेकिन दरवाजे पर बिछी गोंद में उसके पैर चिपक गए। सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अध्याय 7, सच का खुलासा। जब उस रंगे हुए आदमी को रस्सियों से बांधकर दरबार में लाया गया, तो बीरबल ने उसके कपड़े उतारे। वह कोई साधारण कपड़े नहीं थे। वह एक विशेष प्रकार का सूट था, जिस पर हजारों छोटे छोटे आईने, मिरर्स लगे थे। ये आईने इस तरह तराशे गए थे कि वे आसपास के माहौल का प्रतिबिंब बनाते थे, जिससे पहनने वाला कैमोफ्लाज हो जाता था और दूर से दिखाई नहीं देता था। उस आदमी की पहचान हुई। वह कोई और नहीं, बल्कि मुगल सल्तनत का एक पुराना बहिष्कृत बाजीगर, मैजिशियन इल्यूजनिस्ट बहरूपिया जफर था, जिसे अकबर ने 10 साल पहले दरबार से निकाल दिया था। जफर हंसा। बीरबल, तुमने मुझे पकड़ लिया। मैंने यह लिबास बनाने में 10 साल लगाए। मैं साबित करना चाहता था कि विज्ञान और नजरबंदी तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। अध्याय 8, बीरबल का आखिरी मजाक। अकबर ने जफर की कला की तारीफ की, लेकिन चोरी के लिए उसे कैद की सजा सुनाई। जब सब शांत हुआ, तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे यकीन था कि रंग डालने से वो दिख जाएगा? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, हर चीज छिप सकती है, लेकिन इंसान का लालच और उसके पैरों के निशान नहीं। और वैसे भी। बीरबल ने अपनी जेब से एक रंगीन रुमाल निकाला और अकबर के गाल पर लगा दिया। बिना रंग के तो बादशाह भी फीके लगते हैं। वो तो फिर भी चोर था। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने भी हंसते हुए अपना मोतियों का हार बीरबल को इनाम में दे दिया। दरबार का बंद दरवाजा और काले कागज का श्राप। प्रस्तावना। खामोश गवाह रियासत तिलिस्मगर की शानो शौकत पूरी दुनिया में मशहूर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा मशहूर था वहां के पुराने महल के दरबार में मौजूद एक बंद दरवाजा। यह दरवाजा आम लकड़ी या लोहे का नहीं था। यह काले पत्थर का बना था, जिस पर अजीबोगरीब लिपियां खुदी थीं। पिछले 200 सालों से इसे किसी ने नहीं खोला था। लोगों का कहना था कि इसके पीछे राजा का खजाना है, तो कोई कहता था कि वहां मौत कैद है। लेकिन हकीकत सिर्फ एक पुरानी किताब में छिपी थी, जिसका नाम था काले कागज की कहानी। कहानी तब शुरू होती है जब तिलिस्मगर के मौजूदा राजा महाराजा विक्रम सिंह अचानक एक लाइलाज बीमारी का शिकार हो गए। हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए। तब राज्य के सबसे बूढ़े वजीर बशीर खान ने कांपती आवाज में कहा, महाराज को सिर्फ वही चीज बचा सकती है जो उस बंद दरवाजे के पीछे है। लेकिन दरवाजा खोलने की चाबी किसके पास थी? और उससे भी बड़ा सवाल, दरवाजे के पीछे आखिर था क्या? अध्याय 1, अजनबी मुसाफिर। अमावस की रात थी। तिलिस्मगर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। तभी घोड़े की टापें गूंजी। एक नौजवान, जिसका चेहरा एक नकाब से ढका था, महल के मुख्य द्वार पर रुका। उसका नाम आर्यमान था। वह कोई साधारण सैनिक नहीं, बल्कि खोजियों
के प्राचीन कबीले का आखिरी वंशज था। उसे वजीर बशीर खान ने गुप्त रूप से बुलाया था। दरबार लगा, लेकिन राजा मौजूद नहीं थे। सिर्फ वजीर और सेनापति कालदृष्टि मौजूद थे। सेनापति की आंखों में एक अजीब सी भूख थी, ताकत की भूख। वजीर ने आर्यमान की ओर एक पुरानी फटी हुई डायरी बढ़ाई। यह उस आर्किटेक्ट की डायरी है जिसने वो दरवाजा बनाया था। इसमें लिखा है कि दरवाजा खोलने के लिए 3 चाबियों की जरूरत है, जो रियासत के 3 सबसे खतरनाक कोनों में छिपी है। अगर तुम वो 3 चाबियां ला सको तो हम दरवाजा खोलकर काले कागज को हासिल कर सकते हैं, जिसमें राजा की जान बचाने का मंत्र है। सेनापति कालदृष्टि ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, लड़के, याद रखना, अगर तुम नाकाम हुए तो दरवाजा तो बंद रहेगा ही, तुम्हारी सांसें भी हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। आर्यमान ने डायरी ली और बिना एक शब्द कहे दरबार से निकल गया। उसकी नजरें उस बंद दरवाजे पर पड़ी। उसे लगा जैसे दरवाजा सांस ले रहा हो, उसे अपनी ओर बुला रहा हो। अध्याय 2, पहली चाबी। भूल भुलैया का दानव। पहली चाबी का सुराग डायरी के पहले पन्ने पर था, वहां जहां पत्थर बोलते हैं और रास्ते बदलते हैं। यह इशारा गूंजती गुफाओं की ओर था। आर्यमान वहां पहुंचा। गुफा के अंदर घुसते ही उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह सेनापति कालदृष्टि का जासूस था। आर्यमान ने उसे भांप लिया था, लेकिन उसने अनजान बनने का नाटक किया। गुफा के अंत में एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी, जिसके हाथ में एक चांदी का संदूक था। लेकिन जैसे ही आर्यमान ने कदम बढ़ाया, मूर्ति की आंखों में लाल रोशनी जल उठी। वह एक मशीनी दानव था। लड़ाई भयंकर थी। मशीनी दानव की तलवार हवा को काट रही थी। आर्यमान ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि दानव की हरकतें आवाज पर निर्भर है। आर्यमान ने एक पत्थर उठाया और दूर फेंका। दानव उस आवाज की तरफ लपका और इसी मौके का फायदा उठाकर आर्यमान ने उसकी गर्दन के पीछे छिपे लीवर को खींच दिया। दानव ढेर हो गया। संदूक के अंदर तांबे की पहली चाबी थी, लेकिन तभी पीछे से एक तीर आया। आर्यमान बाल बाल बचा। सेनापति का जासूस सामने था। चाबी मुझे दे दो, जासूस चिल्लाया। आर्यमान ने मुस्कुराते हुए कहा, ले लो, और उसने जासूस की तरफ एक जहरीली सुई फेंकी। जासूस ढेर हो गया। आर्यमान समझ गया था कि यह सफर सिर्फ चाबियां ढूंढने का नहीं, बल्कि धोखेबाजों से बचने का भी है। अध्याय 3, दूसरी चाबी। जलती हुई झील। दूसरी चाबी का राज था, वहां जहां पानी जलता है और परछाइयां नहीं बनती। यह सल्फर लेक यानी गंधक की झील थी। यहाँ पानी इतना गर्म था कि खौलता रहता था। झील के बीचों बीच एक टापू था। आर्यमान को वहां पहुंचना था। उसने एक पुरानी नाव का सहारा लिया, लेकिन झील में मगरमच्छ नहीं, बल्कि विशालकाय जलीय सांप थे। आर्यमान ने डायरी में पढ़ा, इन सांपों को रोशनी से नफरत है। उसने मशाल जलाई और सांपों को दूर रखते हुए टापू पर पहुंचा। वहां एक पुराना पेड़ था, जिसकी जड़ों में लोहे की दूसरी चाबी फंसी थी। जैसे ही उसने चाबी निकाली, पूरा टापू हिलने लगा। यह टापू नहीं, एक विशाल कछुए की पीठ थी। आर्यमान को अपनी जान बचाने के लिए खौलते पानी के ऊपर से छलांग लगानी पड़ी। उसका शरीर झुलस गया था, लेकिन हौसला नहीं। उसके पास अब 2 चाबियां थीं, तीसरी चाबी और काले कागज का सच। तीसरी चाबी महल के ही अंदर थी, सबसे ऊंची मीनार की घड़ी के पीछे। यह सबसे आसान लग रहा था, लेकिन यही सबसे खतरनाक था, क्योंकि यहाँ उसे किसी जानवर से नहीं, बल्कि समय से लड़ना था। घड़ी के कांटों के बीच एक तंत्र, मैकेनिज्म था। अगर गलत समय पर हाथ डाला तो हाथ कटकर गिर सकता था। आर्यमान ने गणित और धैर्य का इस्तेमाल किया। ठीक 12 बजे जब दोनों कांटे मिले, उसने बीच में हाथ डालकर सोने की तीसरी चाबी निकाल ली। लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरा, उसे घेर लिया गया। सामने सेनापति कालदृष्टि अपनी पूरी फौज के साथ खड़ा था। शाबाश आर्यमान, तुमने हमारा काम आसान कर दिया। सेनापति हंसा। वजीर ने तुम्हें नहीं बताया। राजा को बचाने के लिए नहीं, बल्कि मारने के लिए वो काला कागज चाहिए। आर्यमान चौंक गया। क्या मतलब? उस बंद दरवाजे के पीछे काला कागज है, शैतान का समझौता। जो उसे पढ़ेगा उसे अमरता मिलेगी, लेकिन उसे राजा के खून की बलि देनी होगी। वजीर और मैं, हम दोनों इस राज्य पर राज करेंगे। आर्यमान को कैद कर लिया गया और उससे तीनों चाबियां छीन ली गईं।
अध्याय 5। दरबार का फैसला। अगली सुबह दरबार सजा। राजा विक्रम सिंह को स्ट्रेचर पर लाया गया। वह बेहोशी की हालत में थे। पूरी प्रजा दरबार में मौजूद थी, डरी हुई और सहमी हुई। सेनापति और वजीर उस बंद दरवाजे के सामने खड़े थे। वजीर ने कांपते हाथों से तीनों चाबियां लगाईं। क्लिक क्लिक, खटाक, भारी भरकम जंजीरें जमीन पर गिरी। 200 साल की धूल उड़ी। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। अंदर से सड़ी हुई हवा का झोंका आया। अंदर अंधेरा था और बीच में एक काले पत्थर के पिलर पर रखा था काला कागज। वह कागज सचमुच काला था और उस पर सफेद स्याही से कुछ लिखा था जो अंधेरे में चमक रहा था। वजीर दौड़कर अंदर गया। उसने कागज उठाया। अब मैं अमर हूं, अब मैं राजा हूं, वह चिल्लाया। सेनापति ने उसे धक्का दिया। नहीं, यह मेरा है। दोनों के बीच छीनाछपटी होने लगी। तभी भीड़ के बीच से एक आवाज आई, रुक जाओ। यह आर्यमान था। वह कैद से भाग निकला था। कैसे? यह उसने अपने जूतों में छिपे एक छोटे ब्लेड से रस्सियां काटकर किया था। आर्यमान चिल्लाया, मूर्खों, क्या तुमने डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा था? वजीर और सेनापति रुके। डायरी का आखिरी पन्ना? वजीर ने पूछा। हाँ। आर्यमान धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसमें लिखा था, काला कागज ख्वाहिश पूरी नहीं करता, वह आईना दिखाता है। जो लालच के साथ इसे छुएगा वह खुद काला कागज बन जाएगा। वजीर ने घबराकर कागज की तरफ देखा। अचानक काले कागज से धुआं निकलने लगा। वह धुआं वजीर के हाथों में घुस गया। यह क्या हो रहा है? मुझे छोड़ दो, वजीर चीखा। देखते ही देखते वजीर का शरीर स्याही की तरह पिघलने लगा। सेनापति डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन कागज ने उसे भी अपनी ओर खींच लिया। दरबार में भगदड़ मच गई। वो दोनों लालची इंसान उस काले कागज के अंदर समा गए। अब कागज पर 2 नई तस्वीरें छपी थीं, एक वजीर की और एक सेनापति की, जो चीख रहे थे। असली रेहे से सब शांत हो गया। कागज अब जमीन पर पड़ा था। राजा विक्रम सिंह को होश आ रहा था। शायद उस काली शक्ति का असर खत्म हो रहा था जो वजीर ने उन पर काला जादू करके डाली थी। आर्यमान ने एक मोटा कपड़ा उठाया और उससे उस काले कागज को पकड़कर वापस पत्थर के संदूक में डाल दिया। राजा ने कमजोर आवाज में पूछा, तुम कौन हो नौजवान? आर्यमान ने अपना नकाब हटाया। मैं उसी आर्किटेक्ट का वंशज हूँ जिसने यह दरवाजा बनाया था, महाराज। मेरे पूर्वजों ने इस दरवाजे को इसलिए नहीं बनाया था कि खजाना छिपाए, बल्कि इसलिए ताकि यह श्रापित समझौता दुनिया से दूर रहे। राजा ने आर्यमान को गले लगा लिया। निष्कर्ष दरवाजा फिर से बंद कर दिया गया। इस बार चाबियां पिघला दी गई ताकि भविष्य में कोई भी लालच के लिए उसे न खोल सके। तिलिस मगर में फिर से खुशहाली लौटी। लेकिन कहते हैं, आज भी रात के सन्नाटे में अगर कोई उस बंद दरवाजे के पास कान लगाकर सुने तो उसे कागज के अंदर से 2 लोगों के चीखने की और आपस में लड़ने की आवाजें सुनाई देती है। वजीर और सेनापति, जो अब खुद काले कागज की कहानी का हिस्सा बन चुके थे। कहानी की सीख, लालच का दरवाजा हमेशा तबाही की ओर खुलता है और कुछ राज बंद रहने में ही भलाई है। आशा है कि यह कहानी आपको और आपके पाठकों श्रोताओं को पसंद आएगी। इसमें सस्पेंस, एक्शन और एक नैतिक अंत सब कुछ है। काले बादलों की आहट। विजयगढ़ का साम्राज्य अपने स्वर्ण युग में था, लेकिन महलों की दीवारों के पीछे गहरे षड्यंत्र रचे जा रहे थे। महाराज विक्रमादित्य अब बूढ़े हो चुके थे। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी अवंतिका युद्धकला और राजनीति में निपुण थी, लेकिन राज्य का सेनापति काल भैरव सत्ता का भूखा था। एक तूफानी रात, जब बिजलियां कड़क रही थीं, महाराज के शयन कक्ष में एक गुप्त बैठक हुई। महाराज को पता चल चुका था कि उनके अपने ही दरबार में गद्दार छिपे हैं। उन्होंने अपने सबसे वफादार गुप्तचर आर्यन को बुलाया। आर्यन कोई साधारण सैनिक नहीं था। वह छाया, दी शैडो नाम के गुप्तचर दल का प्रमुख था। महाराज का शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ रहा था। उन्होंने कांपते हाथों से एक छोटी सी धातु की नली, सिलेंडर, आर्यन को दी। आर्यन, महाराज ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, इसमें विजयगढ़ का भविष्य है। इसे नीली घाटी के ऋषि तक पहुंचा दो। काल भैरव को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर यह संदेश गलत हाथों में गया तो विजयगढ़ का इतिहास खून से लिखा जाएगा और इसके साथ ही महाराज की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। यहीं से शुरू हुई वह दौड़ जो इतिहास बदलने वाली थी।
अध्याय 1। गद्दारी का उदय। महाराज की मृत्यु की खबर जंगल की आग की तरह फैली, लेकिन इसे प्राकृतिक मृत्यु बताया गया। काल भैरव ने तुरंत महल को अपने कब्जे में ले लिया और खुद को राज्य का संरक्षक घोषित कर दिया। लेकिन उसका पहला आदेश था आर्यन की गिरफ्तारी। काल भैरव जानता था कि महाराज ने मरने से पहले कुछ न कुछ संदेश जरूर छोड़ा होगा। उसने अपने क्रूर अंगरक्षकों, जिन्हें रक्त पिशाच कहा जाता था, को आर्यन के पीछे लगा दिया। आर्यन उस समय महल के गुप्त मार्ग से निकल रहा था। उसके पास वह धातु की नली थी जिस पर अजीबोगरीब चिन्ह बने थे। उसे नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है, लेकिन वह जानता था कि यह उसकी जान से ज्यादा कीमती है। जैसे ही वह उत्तरी द्वार पर पहुंचा, उसे काल भैरव के दाएं हाथ ज्वाला सिंह ने घेर लिया। रुक जाओ छाया, ज्वाला सिंह ने तलवार खींचते हुए कहा। नया राजा तुम्हारा सिर चाहता है। बारिश की बूंदों के बीच तलवारें टकराईं। आर्यन की फुर्ती बिजली जैसी थी। उसने ज्वाला सिंह को चकमा दिया और घोड़े पर सवार होकर अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन उसकी बाह पर एक गहरा घाव लग चुका था। अध्याय 2। पहेली का रहस्य। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा में आर्यन ने शरण ली। उसने आग जलाई और अपने घाव पर जड़ी बूटियां लगाईं। अब उसने उस धातु की नली को ध्यान से देखा। वह नली खुलने का नाम नहीं ले रही थी। उस पर कोई ढक्कन नहीं था, बस 6 अलग अलग छल्ले, रिंग्स थे जिन पर प्राचीन लिपि में अक्षर लिखे थे। यह एक क्रिप्टेक्स था, एक ऐसा ताला जिसे केवल सही शब्द, पासवर्ड से ही खोला जा सकता था। अगर इसे जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की जाती तो इसके अंदर रखी कांच की शीशी टूट जाती और सिरका, विनेगर, उस कागज को गला देता जिस पर संदेश लिखा था। आर्यन ने याद किया, महाराज के आखिरी शब्द क्या थे? सत्य कभी छिपता नहीं, वह सूर्य की तरह उगता है। उसने छल्लों को घुमाया और शब्द बनाया, SURYA, सूर्य। कुछ नहीं हुआ। उसने फिर सोचा, महाराज का सबसे प्रिय स्थान कौन सा था? उनका पुराना पुस्तकालय। आर्यन ने दिमाग पर जोर डाला। महाराज अक्सर एक कविता गुनगुनाते थे, जहां नदियां मुड़ती है वहीं समय ठहरता है। आर्यन ने छल्लों को घुमाकर शब्द बनाया, केल, काल, समय। एक हल्की क्लिक की आवाज आई। नली खुल गई। अंदर चर्मपत्र, पार्चमेंट का एक टुकड़ा था, लेकिन उस पर कुछ लिखा नहीं था। वह कागज कोरा था। आर्यन हैरान रह गया। क्या महाराज ने मुझे एक खाली कागज के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को कहा? तभी उसने कागज के कोने पर एक छोटा सा निशान देखा, एक नीले कमल का चित्र। अध्याय 3। बंजारों का साथ। आर्यन समझ गया कि यह साधारण स्याही नहीं है। इसे पढ़ने के लिए उसे नीली घाटी जाना ही होगा। लेकिन रास्ता काल भैरव की सेना से भरा था। उसे भेष बदलना होगा। अगले दिन वह बंजारों के एक काफिले में शामिल हो गया। वहां उसकी मुलाकात मीरा से हुई, जो एक नर्तकी होने का दिखावा करती थी, लेकिन असल में वह एक बेहतरीन तीरंदाज थी। मीरा को आर्यन के हाव भाव पर शक हुआ। तुम व्यापारी नहीं लगते, मीरा ने रात के खाने के समय कहा। तुम्हारी चाल सैनिकों वाली है और तुम्हारी आंखों में एक ऐसा राज है जो तुम्हें सोने नहीं देता। आर्यन ने उसे सच नहीं बताया, लेकिन मीरा ने उसे चेतावनी दी। आगे की सड़क पर काल भैरव की चौकियां हैं। अगर तुम पकड़े गए तो हम सब मारे जाएंगे। तभी घोड़ों की टापें सुनाई दी। काल भैरव के सैनिक काफिले की तलाशी लेने आ रहे थे। आर्यन छिप गया, लेकिन सैनिकों ने उसके घोड़े को पहचान लिया। वह यही है, ढूंढो उसे। एक भीषण लड़ाई छिड़ गई। मीरा ने अपनी वफादारी साबित की और अपने तीरों से सैनिकों को रोक दिया। आर्यन और मीरा वहां से भाग निकले। अब वे दोनों इस सफर में साथ थे। अध्याय 4। नीली घाटी का सफर। नीली घाटी विजयगढ़ की सीमा पर स्थित एक दुर्गम इलाका था, जहां विद्रोही और सन्यासी रहते थे। वहां पहुंचने के लिए खूनी नदी को पार करना पड़ता था, जिसमें मगरमच्छ भरे थे। सफर के दौरान आर्यन और मीरा के बीच विश्वास गहरा होने लगा। मीरा ने बताया कि उसके पिता को काल भैरव ने ही मरवाया था, क्योंकि उन्होंने लगान देने से मना कर दिया था। अब यह लड़ाई सिर्फ आर्यन की नहीं, मीरा की भी थी। कई दिनों की कठिन यात्रा, भूख और प्यास से लड़ने के बाद वे नीली घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वहां एक पुराना आश्रम था। वहां उन्हें महर्षि वासुदेव मिले, जो महाराज के पुराने गुरु थे। आर्यन ने कोरा कागज महर्षि को दिया। गुरुदेव, महाराज ने यह दिया है।
लेकिन यह खाली है। महर्षि मुस्कुराए। सत्य को देखने के लिए कभी कभी अग्नि की आवश्यकता होती है। पुत्र, उन्होंने कागज को मोमबत्ती की लौ के ऊपर हल्का गर्म किया। धीरे धीरे सुनहरे अक्षरों में संदेश उभरने लगा। अध्याय 5। भयानक सच। संदेश पढ़ते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था, काल भैरव विजयगर का खून नहीं है, वह पड़ोसी शत्रु देश कालीकोट का गुप्तचर है। उसने धीरे धीरे हमारी सेना को कमजोर किया है। असली उत्तराधिकारी अवंतिका नहीं, बल्कि मेरा वह पुत्र है जिसे मैंने वर्षों पहले सुरक्षा के लिए छुपा दिया था, क्योंकि मुझे अवंतिका की माता, जो काल भैरव की बहन थी, पर संदेह था। वह पुत्र और कोई नहीं, तुम हो, आर्यन। आर्यन सन्न रह गया। वह एक अनाथ नहीं था, वह एक राजा था। उसकी पूरी पहचान, उसका पूरा जीवन एक झूठ और एक कर्तव्य के बीच झूल रहा था। मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तो अब तुम क्या करोगे महाराज? उसने व्यंग्य और सम्मान दोनों के साथ पूछा। आर्यन ने अपनी तलवार की मूठ भींची। मैं गद्दी के लिए नहीं लड़ूंगा मीरा, मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा। काल भैरव ने मेरे पिता को मारा है, अब उसका अंत निश्चित है। अध्याय 6। वापसी और विद्रोह। सच्चाई जाने के बाद आर्यन की योजना बदल गई। अब उसे भागना नहीं था, उसे आक्रमण करना था। लेकिन दो लोग पूरी सेना से नहीं लड़ सकते थे। आर्यन ने नीली घाटी के विद्रोहियों को इकट्ठा किया। उसने अपना असली परिचय नहीं दिया, बस उन्हें आजादी का सपना दिखाया। मीरा ने बंजारों को भी साथ मिला लिया। धीरे धीरे एक छोटी लेकिन खतरनाक सेना तैयार हो गई। उधर महल में राजकुमारी अवंतिका को काल भैरव ने नजरबंद कर दिया था। काल भैरव अब जबरन अवंतिका से विवाह कर राजा बनने की योजना बना रहा था। राज्याभिषेक का दिन तय हो चुका था, अमावस्या की रात। आर्यन ने इसी दिन को चुना। अध्याय 7। अंतिम युद्ध। अमावस्या की रात। विजयगर का किला दीपों से सजा था, लेकिन हवा में तनाव था। काल भैरव सिंहासन पर बैठने ही वाला था कि मुख्य द्वार पर एक जोरदार धमाका हुआ। आर्यन और उसकी विद्रोही सेना ने किले पर धावा बोल दिया। बंजारों ने दीवारों पर चढ़कर तीरों की वर्षा की, जबकि विद्रोहियों ने मुख्य द्वार को तोड़ दिया। काल भैरव हैरान था। वह जिंदा कैसे है? वह चिल्लाया। आर्यन सीधे दरबार की ओर बढ़ा। उसके रास्ते में जो भी आया वह ढेर हो गया। महल के गलियारों में भीषण युद्ध हुआ। अंततः आर्यन दरबार में पहुंचा। सिंहासन के पास काल भैरव खड़ा था। उसकी तलवार अवंतिका की गर्दन पर थी। एक कदम और यह राजकुमारी इतिहास बन जाएगी। काल भैरव हंसा। आर्यन रुका। उसने अपनी हेलमेट उतार फेंकी। उसका चेहरा अब महाराज विक्रमादित्य जैसा ही तेजस्वी लग रहा था। उसे छोड़ दो काल भैरव, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, आर्यन ने ललकारा। दरबारी आर्यन का चेहरा देखकर चौंक गए। वह महाराज की युवा अवस्था की कार्बन कॉपी लग रहा था। अध्याय 8। शाही संदेश का खुलासा। आर्यन ने अपनी जेब से वह शाही संदेश चर्मपत्र निकाला और दरबार में लहराया। यह देखो, महाराज का अंतिम आदेश। काल भैरव एक गद्दार है और कालीकोट का जासूस है। महर्षि वासुदेव भी वहां प्रकट हुए, जिन्हें आर्यन गुप्त रास्ते से लाया था। उन्होंने दरबार के सामने पत्र पढ़ा। सेना, जो अब तक भ्रमित थी, सच जानकर उग्र हो गई। काल भैरव के अपने ही कुछ सेनापति उसके खिलाफ हो गए। मौका पाकर अवंतिका ने काल भैरव को धक्का दिया और दूर हट गई। अब आर्यन और काल भैरव आमने सामने थे। तुम राजा का खून हो सकते हो, काल भैरव ने अपनी भारी तलवार उठाते हुए कहा, लेकिन राजा बनने के लिए लोहे को काटना पड़ता है। दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध ड्यूल शुरू हुआ। तलवारों की खनक से दरबार गूंज उठा। काल भैरव शक्तिशाली था, लेकिन आर्यन के पास प्रतिशोध की आग थी। एक लंबी लड़ाई के बाद आर्यन ने काल भैरव की तलवार तोड़ी और अपनी तलवार उसकी छाती पर रख दी। यह मेरे पिता के लिए, आर्यन ने कहा और काल भैरव का अंत कर दिया। उपसंहार। नया सवेरा। अगली सुबह विजयगर में नया सूर्योदय हुआ। दरबार सजा। महर्षि ने आर्यन का राजतिलक किया, लेकिन आर्यन ने मुकुट राजकुमारी अवंतिका की ओर बढ़ा दिया। एक राजा वह नहीं जो गद्दी पर बैठता है, बल्कि वह है जो प्रजा की रक्षा करता है, आर्यन ने कहा। अवंतिका ने इस राज्य को मुझसे बेहतर जाना है। मैं सेनापति बनकर इस राज्य की रक्षा करूंगा। पूरी सभा ने जय हो के नारे लगाए, लेकिन अवंतिका ने मुकुट अस्वीकार कर दिया।
भैया, उसने पहली बार उसे भाई कहा। पिताजी की इच्छा थी कि आप राजा बने। हम दोनों मिलकर इस राज्य को चलाएंगे। अंततः आर्यन राजा बना और मीरा उसकी रानी। अवंतिका ने सेना की कमान संभाली। वह छिपा हुआ शाही संदेश सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसने एक साधारण सैनिक को महान राजा बना दिया और एक डूबते हुए साम्राज्य को बचा लिया। विजयगढ़ फिर से सुरक्षित था और इतिहास के पन्नों में यह कहानी अमर हो गई। समाप्त। अभिशप्त समय सन 1804। कलकत्ता का एक पुराना चर्च। एक पागल घड़ीसाज अल्फ्रेड डिसूजा अपनी कार्यशाला में उन्माद की तरह काम कर रहा था। बाहर बिजली कड़क रही थी। अल्फ्रेड सामान्य घड़ियां नहीं बनाता था, वह समय को कैद करना चाहता था। अपनी मृत्यु से ठीक पहले उसने एक ऐसी जेब घड़ी, पॉकेट वॉच बनाई जिसमें 12 नहीं बल्कि 13 अंक थे। यह घड़ी समय नहीं बताएगी, अल्फ्रेड ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कांपती आवाज में कहा। यह घड़ी तुम्हारा अंत बताएगी। उसने घड़ी बंद की और उसकी धड़कनें रुक गईं। घड़ी की सुई 13 पर जाकर अटक गई। अध्याय 1। कबाड़ में मिला खजाना। वर्तमान समय मुंबई। समीर चोर बाजार की संकरी गलियों में घूम रहा था। पुरानी धूल भरी चीजों में उसे एक अलग ही सुकून मिलता था। एक बूढ़े कबाड़ी की दुकान के सबसे निचले रैक में उसे एक जंग लगी हुई धातु की डिब्बी मिली। जब उसने उसे खोला तो अंदर काले धातु की एक भारी घड़ी थी। उस पर नक्काशी इतनी बारीक थी मानो किसी ने सुई की नोक से कहानियां उकेरी हों। लेकिन सबसे अजीब बात थी उसका डायल। उसमें 13 बजे का निशान था। यह बिकाऊ नहीं है साहब। बूढ़े दुकानदार ने अचानक समीर का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में गहरा डर था। इसे वापस रख दो। यह घड़ी जिसकी जेब में जाती है उसका वक्त खत्म हो जाता है। समीर तर्कसंगत व्यक्ति था। उसने इसे एक बुढ़े का वहम माना। उसने जबरदस्ती पैसे मेज पर रखे और घड़ी लेकर निकल गया। जैसे ही वह दुकान से बाहर निकला, घड़ी की रुकी हुई सुई अचानक हिलने लगी। टिक टिक टिक। आवाज किसी दिल की धड़कन जैसी भारी थी। सुई ने समय दिखाया 08:15:00। समीर ने अपनी कलाई घड़ी देखी। शाम के 6 बजे थे। शायद खराब है, उसने सोचा। अध्याय 2। उल्टी गिनती। घर पहुंचकर समीर ने घड़ी की मरम्मत शुरू की। उसने देखा कि घड़ी के अंदर कोई बैटरी या स्प्रिंग नहीं थी। वह एक अजीब से लाल पत्थर की ऊर्जा से चल रही थी। तभी उसका फोन बजा। उसके बचपन का दोस्त राहुल उससे मिलने आ रहा था। भाई, मैं 8:15 तक तेरे घर पहुंच जाऊंगा, राहुल ने फोन पर कहा। समीर का माथा ठनका। घड़ी में भी 8:15 का समय था। 8:14 पर समीर की डोरबेल बजी। राहुल आ गया था। समीर ने राहत की सांस ली। मैं बेकार में डर रहा था, उसने सोचा। राहुल सोफे पर बैठा और पानी पीने लगा। ठीक 8:15 पर राहुल के सीने में तेज दर्द उठा। वह फर्श पर गिर पड़ा। समीर, मेरा वक्त। राहुल के आखिरी शब्द थे। हार्ट अटैक। राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। समीर सन्न रह गया। उसकी नजर मेज पर रखी उस घड़ी पर गई। अब घड़ी का समय बदल चुका था। नया समय था 10:10:00 कल सुबह। अध्याय 3। मौत का पैटर्न। राहुल के अंतिम संस्कार के बाद समीर की हालत पागलों जैसी हो गई थी। वह समझ गया था कि यह घड़ी वर्तमान समय नहीं बल्कि आने वाली मौत का समय दिखाती है। लेकिन किसकी मौत? अगले दिन सुबह 10 बजे वह अपनी बालकनी में खड़ा था। घड़ी में 10:10 हो रहे थे। ठीक 10:10 पर उसके घर के सामने वाली सड़क पर एक भीषण एक्सीडेंट हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को उड़ा दिया। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। समीर कांप गया। यह घड़ी आसपास होने वाली मौतों की भविष्यवाणी कर रही थी। लेकिन वह सुई 13 पर क्यों नहीं जा रही थी? और वह लाल पत्थर क्या था? उसने मदद के लिए नायरा को बुलाया, जो एक खोजी पत्रकार थी और ऐसे रहस्यमय मामलों पर लेख लिखती थी। नायरा पहले तो हंसी, लेकिन जब उसने समीर की आंखों में दहशत देखी तो वह मान गई। हमें प्रोफेसर दास के पास जाना चाहिए, नायरा ने सुझाव दिया। वे प्राचीन यंत्रों के विशेषज्ञ हैं। अध्याय 4। 13वें घंटे का रहस्य। प्रोफेसर दास की प्रयोगशाला पुरानी किताबों और अजीबोगरीब नक्शों से भरी थी। जब उन्होंने घड़ी देखी
तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। अल्फ्रेड की डेथ वॉच, प्रोफेसर फुसफुसाए। मुझे लगा यह 200 साल पहले नष्ट हो गई थी, प्रोफेसर ने बताया। यह घड़ी सिर्फ मौत का समय नहीं बताती समीर, यह समय को खाती है। अल्फ्रेड मानता था कि दिन में एक 13वां घंटा भी होता है, एक ऐसा समय जो हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच का पर्दा हटा देता है। जो भी उस 13वें घंटे में प्रवेश करता है उसका अस्तित्व मिट जाता है। लेकिन यह घड़ी अब उल्टी क्यों चल रही है? समीर ने पूछा। प्रोफेसर ने गौर से देखा। क्योंकि अब यह किसी की मौत नहीं बता रही, यह अपने मालिक का समय बता रही है। समीर, यह घड़ी अब तुम्हारे जीवन की उल्टी गिनती गिन रही है। घड़ी पर अब समय था 12:55:00, यानी 13 बजने में सिर्फ 5 घंटे प्रतीकात्मक बाकी थे। और 13 बजने का मतलब था समीर का अंत। अध्याय 5। छाया पुरुष का हमला। अचानक लाइब्रेरी की बत्तियां बुझ गईं। हवा ठंडी हो गई। अंधेरे से कुछ परछाइयां निकलीं। वे काल रक्षक थे जो सदियों से इस घड़ी को ढूंढ रहे थे। घड़ी हमें दे दो, एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। नायरा ने एक जलती हुई मशाल जो प्रोफेसर की लैब में थी उठाई और उन परछाइयों पर फेंकी। वे पीछे हटे। भागो, प्रोफेसर चिल्लाए। समीर, तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां यह घड़ी बनी थी, वहीं इसका तोड़ मिलेगा। कलकत्ता के पुराने चर्च में समीर और नायरा पिछले दरवाजे से भागे। काल रक्षक उनका पीछा कर रहे थे। एक जानलेवा कार रेस शुरू हुई। घड़ी की सुई अब तेजी से आगे बढ़ रही थी। 12:57:00। अध्याय 6। अतीत का चर्च। वे किसी तरह कोलकाता पहुंचे। वह चर्च अब एक खंडहर बन चुका था। चारों तरफ घना जंगल और सन्नाटा था। जैसे ही वे चर्च के अंदर घुसे, घड़ी की टिक टिक इतनी तेज हो गई कि मानो हथौड़े चल रहे हों। 12:58:00। वहां उन्हें अल्फ्रेड डिसूजा की डायरी मिली। उसमें लिखा था 13वां घंटा रोकने का केवल एक ही। सोने के पिंजरे की बेचैनी। आगरा का लाल किला अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा था। दिन के समय यहाँ दरबार की चहल पहल रहती थी, लेकिन रात होते ही यह पत्थरों का एक विशाल खामोश राक्षस बन जाता था। बादशाह अकबर अपने शाही शयनकक्ष में करवटें बदल रहे थे। रेशम के गद्दे और मखमल की रजाई भी उन्हें नींद नहीं दे पा रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था कि दरबार में सब कुछ ठीक होने का जो नाटक चल रहा है, उसके पीछे कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। उनके गुप्तचर खबरें तो लाते थे, लेकिन क्या वे सच बोल रहे थे? सच्चाई महलों की दीवारों के बाहर ही मिलती है, अकबर ने मन ही मन सोचा। उन्होंने अपना शाही लिबास उतारा और एक साधारण सौदागर, व्यापारी का वेश धारण किया। सिर पर एक मामूली पगड़ी, बदन पर मोटा ऊनी चोगा और कमर में एक साधारण तलवार। गुप्त दरवाजे से निकलकर शहंशाह हिंदुस्तान आगरा की अंधेरी और ठंडी सड़कों पर एक आम आदमी बनकर उतर गए। अध्याय 1। कोहरे में एक आवाज। पूस की रात थी। ठंड हड्डियों को कंपा रही थी। आगरा की गलियां सुनसान थीं। केवल आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। अकबर, जो अब खुद को अजीज कह रहे थे, बाजार के मुख्य चौराहे पर पहुंचे। तभी एक कड़कती हुई आवाज ने उन्हें रोका। ठहरो, कौन हो तुम? अकबर चौंक गए। अंधेरे में एक लंबा साया उभरा। वह एक पहरेदार था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, कंधे पर एक पुराना भाला था और हाथ में एक मध्यम जलती हुई लालटेन। वह ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज में चट्टान जैसी मजबूती थी। मैं एक मुसाफिर हूँ। अकबर ने अपनी आवाज बदली। रास्ता भटक गया हूँ, सराय ढूंढ रहा हूँ। पहरेदार, जिसका नाम रणवीर था, ने लालटेन ऊपर उठाकर अकबर के चेहरे को गौर से देखा। इस वक्त सराय बंद हो चुकी है मुसाफिर, रणवीर ने कहा, और यह इलाका सुरक्षित नहीं है। यहाँ चोर उचक्कों का नहीं, गद्दारों का साया मंडरा रहा है। अकबर की दिलचस्पी जागी। गद्दार, क्या मतलब है तुम्हारा? रणवीर ने भाला जमीन पर टिकाया। तुम बाहरी लगते हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता। पिछले कुछ हफ्तों से यमुना के किनारे वाले गोदामों में रात को अजीब गतिविधियां हो रही है। शाही मुहर लगी गाड़ियां आती है, लेकिन उनमें अनाज नहीं, कुछ और होता है। तुमने कोतवाल को खबर नहीं दी? अकबर ने पूछा। रणवीर हंसा, एक कड़वी हंसी। कोतवाल? वह तो खुद शेर खान का आदमी है।
गरीब की सुनता कौन है मुसाफिर, हम तो बस नमक का हक अदा कर रहे हैं। बादशाह अकबर सलामत रहें, बस यही दुआ है। भले ही उन्हें पता न हो कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। अकबर का दिल पसीज गया। एक मामूली पहरेदार जो ठंड में ठिठुर रहा है, वह बादशाह की सलामती की दुआ मांग रहा था। अध्याय 2। यमुना के किनारे का रेहे से अकबर ने निर्णय लिया। सुनो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही, क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर आग ताप सकता हूँ? रणवीर ने हामी भर दी। दोनों ने एक कोने में अलाव जलाया। बातों बातों में अकबर ने जाना कि रणवीर एक पूर्व सैनिक था जो अब पहरेदारी करके अपने परिवार का पेट पालता था। तभी दूर कहीं घोड़ों की टापें सुनाई दी। रणवीर सतर्क हो गया। वही आवाज हर तीसरी रात आती है, चलो देखते हैं, अकबर ने कहा। नहीं, यह खतरनाक है, रणवीर ने रोका। डरते हो? अकबर ने उकसाया। रणवीर की आंखों में चमक आ गई। राजपूत हूँ, मौत से नहीं डरता, बस अपनी जिम्मेदारी से बंधा हूँ। चलो, लेकिन मेरे पीछे रहना। वे दोनों छाया की तरह दीवारों से सटकर यमुना किनारे पुराने गोदामों की ओर बढ़े। वहां मशालों की रोशनी में कुछ लोग नावों से भारी संदूक उतार रहे थे। अकबर ने अपनी तेज नजरों से देखा। संदूकों पर शाही शस्त्रागार, आमरे के निशान थे। बारूद? अकबर बुदबुदाए। ये लोग शाही बारूद चुराकर कहीं और भेज रहे हैं। रणवीर ने एक आदमी को पहचाना। वह देखो, वह शेर खान का खास आदमी है। यह गद्दारी तो बहुत ऊपर तक फैली है। अध्याय 3। जाल और विश्वासघात। अचानक एक सूखी टहनी अकबर के पैर के नीचे आकर टूट गई। सन्नाटे में वह आवाज किसी धमाके जैसी लगी। कौन है वहां? गोदाम के पहरेदारों ने चिल्लाकर तलवारें खींच ली। भागो, रणवीर चिल्लाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वे चारों तरफ से घिर गए थे। 10 हथियारबंद सैनिक और उनके बीच अकबर और रणवीर। शेर खान, जो वहां मौजूद था, आगे आया। उसने अभी तक अकबर को पहचाना नहीं था क्योंकि अकबर ने अपना आधा चेहरा ढांप रखा था। 2 मामूली कीड़े, शेर खान हंसा। इन्हें मारकर नदी में फेंक दो। लड़ाई शुरू हो गई। रणवीर ने अद्भुत वीरता दिखाई। अपने पुराने भाले से उसने 2 सैनिकों को गिरा दिया। अकबर भी, जो तलवारबाजी में माहिर थे, गजब की फुर्ती से लड़ रहे थे। तुम तो साधारण व्यापारी नहीं लगते, रणवीर ने लड़ते हुए कहा, जब अकबर ने एक ही वार में दुश्मन की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। जान प्यारी हो तो इंसान सब सीख जाता है। अकबर ने बात संभाली, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। एक जाल फेंका गया और रणवीर और अकबर दोनों उसमें फंस गए। उन्हें बंदी बना लिया गया और गोदाम के एक अंधेरे तहखाने में कैद कर दिया गया। अध्याय 4। तहखाने की बातचीत। तहखाना ठंडा और बदबूदार था। हाथ पैर बंधे होने के कारण वे हिल भी नहीं पा रहे थे। रणवीर का खून बह रहा था, लेकिन उसे अपनी चिंता नहीं थी। मुझे माफ करना मुसाफिर, रणवीर ने भारी आवाज में कहा। मेरी वजह से तुम भी फंस गए। तुम्हें उस वक्त ही चले जाना चाहिए था। अकबर ने अंधेरे में उसकी ओर देखा। तुमने अपनी जान पर खेलकर सच का पता लगाया। तुम माफी के नहीं, इनाम के हकदार हो। रणवीर हंसा। इनाम? अब तो मौत ही इनाम है। बस एक ही मलाल है। क्या? मेरी छोटी बेटी बीमार है। सोचा था इस महीने की तनख्वाह से वैद्य को दिखाऊंगा। और बादशाह अकबर को कभी यह पता नहीं चलेगा कि उनका एक वफादार आखिरी सांस तक उनके नमक का कर्ज चुकाता रहा। अकबर का गला भर आया। उन्होंने कसम खाई कि अगर वे यहाँ से जिंदा निकले तो इस व्यवस्था को बदल देंगे। चिंता मत करो रणवीर, अकबर ने अपनी शाही आवाज में थोड़ा वजन डालते हुए कहा। सुबह का सूरज हम दोनों देखेंगे और बादशाह को सब पता चलेगा। अकबर ने अपनी आस्तीन में छिपे एक छोटे खंजर, जिसे वे हमेशा आपात स्थिति के लिए रखते थे, को बड़ी मुश्किल से निकाला और रस्सियां काटनी शुरू की। अध्याय 5। बारूद का ढेर। सुबह होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। शेर खान ने योजना बनाई थी कि वह इस बारूद का इस्तेमाल करके किले की दीवार उड़ा देगा और अपने विद्रोह की शुरुआत करेगा। अकबर और रणवीर आजाद हो गए। हमें भागना नहीं है, अकबर ने कहा। हमें यह बारूद नष्ट करना होगा। रणवीर हैरान था। तुम पागल हो, हम सिर्फ 2 हैं। कभी कभी 2 ही काफी होते हैं, अकबर ने कहा। उन्होंने एक मशाल उठाई। गोदाम में सैकड़ों बैरल बारूद था। अगर इसमें आग लगी
तो पूरा इलाका उड़ जाएगा। रणवीर, तुम जाओ और कोतवाल। नहीं, सीधे बीरबल के महल जाओ। यह मेरी अंगूठी लो। अकबर ने अपनी मुहर वाली अंगूठी दी। उन्हें दिखाना, वे समझ जाएंगे। रणवीर अंगूठी देखकर सन रह गया। उस पर शाही मुहर थी। तुम? उसकी जुबान लड़खड़ा गई। जाओ, वक्त नहीं है, अकबर ने आदेश दिया। रणवीर समझ गया कि वह किसी साधारण मुसाफिर के साथ नहीं था। वह दौड़ा, हवा से भी तेज। अकबर ने गोदाम के दरवाजे बंद किए और दुश्मनों को उलझाना शुरू किया। शेर खान को खबर मिली कि कैदी भाग गए हैं। वह अपनी सेना लेकर वापस दौड़ा। अध्याय 6। शहंशाह का क्रोध। रणवीर हांफता हुआ बीरबल के महल पहुंचा। पहरेदारों ने उसे रोका, लेकिन शाही अंगूठी देखते ही उनके होश उड़ गए। बीरबल तुरंत बाहर आए। यह अंगूठी जहांपनाह कहाँ है? बीरबल ने गंभीरता से पूछा। गोदाम में, बारूद के ढेर पर, रणवीर ने सांस लेते हुए कहा। वे अकेले हैं। बीरबल ने तुरंत शाही सेना को कूच करने का आदेश दिया। उधर गोदाम में अकबर अकेले 10 लोगों से लड़ रहे थे। वे घायल हो चुके थे, लेकिन शेर की तरह दहाड़ रहे थे। शेर खान ने उन्हें घेर लिया था। अब तुम नहीं बचोगे। शेर खान ने तलवार उठाई। तभी बाहर से नगाड़ों की आवाज आई। अकबर बादशाह सलामत। शाही सेना ने गोदाम को घेर लिया था। बीरबल और रणवीर सबसे आगे थे। शेर खान का चेहरा पीला पड़ गया। जिसे वह व्यापारी समझ रहा था, वह हिंदुस्तान का बादशाह था। अकबर ने अपना चोगा हटाया और शाही तेवर के साथ खड़े हो गए। शेर खान, अकबर की आवाज बादलों की तरह गरजी। तुमने जिस नमक को खाया, उसी में जहर घोला। अध्याय 7। इंसाफ का दरबार। अगले दिन दीवान-ए-आम खचाखच भरा था। शेर खान और उसके साथियों को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फिर अकबर ने पुकारा, मेरे दोस्त और बहादुर पहरेदार, रणवीर को पेश किया जाए। रणवीर, जो अब साफ सुथरे शाही कपड़ों में था, सिर झुकाकर दरबार में आया। वह अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि कल रात उसने जिसके साथ अलाव तापते हुए बातें की थीं, वह खुद बादशाह थे। अकबर सिंहासन से नीचे उतरे। पूरा दरबार सन्न रह गया। बादशाह कभी किसी के लिए नीचे नहीं उतरते। अकबर ने रणवीर के कंधे पर हाथ रखा। इस शख्स ने मुझे वह दिखाया जो मेरे नवरत्न भी नहीं देख पाए, एक आम आदमी की वफादारी और तकलीफ। अकबर ने कहा। रणवीर, अकबर बोले, मांगो, क्या मांगते हो? रणवीर ने हाथ जोड़े। जहांपनाह, आपने मेरी जान बचाई, यही बहुत है। बस मेरी गुजारिश है कि पहरेदारों को सर्दी में पहनने के लिए गर्म कोट मिले और मेरी बेटी का इलाज हो जाए। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। इतना बड़ा मौका, और उसने अपने लिए कोई जागीर नहीं मांगी। अकबर ने घोषणा की, एक रणवीर को शाही सेना में मनसबदार, कमांडर का पद दिया गया। 2 उसकी बेटी का इलाज शाही हकीम करेंगे। 3 आगरा के हर पहरेदार के लिए विशेष भत्ते और गर्म कपड़ों का इंतजाम किया गया। उपसंहार। सच्ची दोस्ती। बरसों बाद भी जब अकबर बूढ़े हो गए, तो वे अक्सर उस रात को याद करते थे। रणवीर अब उनका सबसे भरोसेमंद जनरल बन चुका था। जब भी अकबर का मन उदास होता, वे रणवीर को बुलाते और कहते, क्यों दोस्त, आज रात कोई अलाव जलाए? और रणवीर मुस्कुराकर जवाब देता, हुजूर, अब अलाव की जरूरत नहीं, आपके इंसाफ की गर्मी ही काफी है। यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही कि कैसे एक रात के अंधेरे ने एक राजा को इंसान बनाया और एक पहरेदार को महानायक। खूनी हस्ताक्षर। अंजामगर की एक तूफानी रात। मुंशी गिरधारी अपनी पुरानी मेज पर झुका हुआ था। बिजली कड़क रही थी और उस रोशनी में उसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिख रहा था। उसके हाथ में एक मोरपंख वाली कलम थी और सामने एक सरकारी दस्तावेज। उसे दीवान साहब का हुक्म था, हस्ताक्षर करो या मरो। मुंशी ने कांपते हाथों से कलम को एक विशेष नीली कांच की दवात में डुबोया, लेकिन उसने हस्ताक्षर करने की जगह कागज के कोने पर एक छोटा सा निशान बनाया और दवात को खिड़की के बाहर फेंक दिया। अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला। एक लंबा साया अंदर आया। एक गोली चली और मुंशी गिरधारी का शरीर मेज पर लुढ़क गया। दस्तावेज पर खून फैल गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि जहां जहां खून गिरा, वहां की स्याही का रंग बदलकर हरा हो गया। हत्यारा दस्तावेज लेकर चला गया, लेकिन वह यह नहीं जान पाया कि मुंशी ने अपनी मौत के साथ एक पहेली छोड़ दी थी। अध्याय 1।
कोरा कागज। विक्रांत को खबर अगली सुबह मिली। मुंशी गिरधारी उसका पुराना खबरी इन्फॉर्मेंट था। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन विक्रांत जानता था कि गिरधारी बाएं हाथ से लिखता था और गोली दाईं कनपटी पर लगी थी। विक्रांत मुंशी के घर पहुंचा। पुलिस सील लगा चुकी थी, लेकिन विक्रांत पिछली खिड़की से अंदर घुस गया। कमरे में सामान बिखरा पड़ा था। मुंशी की डायरी गायब थी। तभी विक्रांत की नजर फर्श की दरार में फंसे एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। वह एकदम कोरा, ब्लैंक था। मुंशी जी मरने से पहले एक खाली कागज क्यों छिपाएंगे, विक्रांत ने सोचा। उसने कागज को अपनी जेब में रखा और बाहर निकल आया। तभी उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक काली एम्बेसडर कार खड़ी है। शीशा नीचे हुआ और दीवान साहब का खास गुर्गा रंगा मुस्कुराया। खबरें छापने का शौक है या जिंदा रहने का, पत्रकार बाबू, रंगा ने धमकी दी और गाड़ी बढ़ा दी। अध्याय 2, रंग बदलती सच्चाई। विक्रांत सीधा कामिनी के पास गया। कामिनी शहर की बेहतरीन केमिस्ट थी और विक्रांत की कॉलेज की दोस्त। कामिनी, इस कागज को देखो। यह कोरा है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ है, विक्रांत ने कहा। कामिनी ने कागज को लैब की रोशनी में देखा। उसने उस पर आयोडाइन वेपर डाला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने उसे मोमबत्ती की लौ के पास हल्का गर्म किया। अचानक कागज पर अक्षर उभरने लगे, लेकिन यह साधारण स्याही नहीं थी। अक्षर लाल रंग में चमक रहे थे और कुछ ही सेकंड में फिर गायब हो गए। हे भगवान, कामिनी चौंक गई। विक्रांत, यह कैमलियन इंक, गिरगिट स्याही है। यह एक प्रतिबंधित केमिकल है जो सोवियत रूस में जासूस इस्तेमाल करते थे। यह स्याही 24 घंटे बाद हवा के संपर्क में आते ही गायब हो जाती है, लेकिन अगर इसमें एक खास रिएजेंट मिलाया जाए तो यह दोबारा दिखती है। मुंशी जी के पास यह स्याही कहाँ से आई, विक्रांत ने पूछा। शायद उन्होंने इसे बनाया नहीं, बल्कि चुराया था, कामिनी ने कहा। और देखो, कागज के कोने पर क्या लिखा है। कामिनी ने एक खास लिक्विड लगाया। कोने पर लिखा था प्रोजेक्ट ग्रेहेन एक्लिप्स और एक तारीख 15 अगस्त। अध्याय 3, शहर का काला सच। प्रोजेक्ट ग्रेहेन नाम सुनते ही विक्रांत के कान खड़े हो गए। अगले कुछ दिनों तक विक्रांत ने पागलों की तरह छानबीन की। उसे पता चला कि अंजामगढ़ के बाहरी इलाके में दीवान साहब एक विशाल बांध डैम बनवा रहे थे। सरकारी फाइलों में यह बांध किसानों के लिए था, लेकिन असलियत कुछ और थी। विक्रांत ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि जिस जमीन पर बांध बन रहा है, उसके नीचे यूरेनियम की खदानें दबी हो सकती है। तो यह है खेल, विक्रांत बुदबुदाया। बांध सिर्फ एक बहाना है। वे अवैध खनन करना चाहते हैं और शहर को खतरे में डालना चाहते हैं, लेकिन सबूत कहाँ थे? सारे दस्तावेज मुंशी गिरधारी के पास थे, जो अब गायब थे। तभी विक्रांत को मुंशी की विधवा से एक पार्सल मिला। साहब, वे जाने से पहले यह आपके लिए छोड़ गए थे, उसने रोते हुए कहा। पार्सल में एक पुरानी घड़ी और एक छोटी शीशी थी। शीशी खाली थी, लेकिन उसमें से अजीब सी बादाम जैसी महक आ रही थी। अध्याय 4, पुस्तकालय का रहस्य। विक्रांत को याद आया कि मुंशी जी अक्सर शहर के पुराने पुस्तकालय लाइब्रेरी जाते थे। क्या उन्होंने असली दस्तावेज वहां छिपाए थे? विक्रांत पुस्तकालय पहुंचा। वहां धूल भरी किताबों के बीच उसे एक किताब मिली, शतरंज के खिलाड़ी। किताब के पन्नों के बीच एक सरकारी फाइल दबी हुई थी। यह प्रोजेक्ट ग्रेहेन का असली नक्शा था। इसमें साफ लिखा था कि बांध बनाने के लिए पूरे पुराने शहर को डुबो दिया जाएगा, और उस मंजूरी वाले कागज पर मंत्री के हस्ताक्षर थे। लेकिन हस्ताक्षर अजीब थे। विक्रांत ने कामिनी को बुलाया। कामिनी, इन हस्ताक्षरों को देखो। कामिनी ने अपना टेस्ट किया। विक्रांत, यह हस्ताक्षर उसी साजिश की स्याही से किए गए हैं। इसका मतलब है कि यह स्याही 48 घंटे बाद गायब हो जाएगी। मंत्री ने साइन तो किए, लेकिन 2 दिन बाद कागज कोरा हो जाएगा। फिर दीवान साहब अपनी मनमानी करेंगे और मंत्री कहेंगे कि उन्होंने कभी अनुमति दी ही नहीं। यह एक मास्टर प्लान था, न सबूत न गवाह। अध्याय 5, मौत का पीछा। अब विक्रांत के पास सबूत थे। उसे बस सुबह का अखबार छपने का इंतजार करना था। लेकिन दीवान साहब को खबर लग गई। रात के 2 बजे विक्रांत अपने दफ्तर में टाइपराइटर पर खबर लिख रहा था। अचानक बिजली गई।
कांच टूटने की आवाज आई। रंगा और उसके गुंडे दफ्तर में घुस आए। फाइल दे दो, पत्रकार, रंगा ने चाकू निकालते हुए कहा। विक्रांत ने फाइल को अपनी जैकेट में छिपाया और पीछे के दरवाजे से भागा। बारिश हो रही थी। विक्रांत शहर की संकरी गलियों में दौड़ रहा था। गोलियां उसके कानों के पास से सनसनाती हुई निकल रही थीं। वह एक फोन बूथ में घुसा और पुलिस कमिश्नर को फोन किया, लेकिन फोन उठाने वाला कमिश्नर नहीं, दीवान साहब थे। दौड़ना बंद करो बेटा, दीवान की ठंडी आवाज आई। पूरा शहर मेरी जेब में है, तुम कहाँ जाओगे? विक्रांत समझ गया कि कोई मदद नहीं आने वाली, उसे खुद ही कुछ करना होगा। वह शहर के प्रिंटिंग प्रेस की ओर भागा। अगर खबर छप गई तो पूरा शहर जाग जाएगा। अध्याय 6। स्याही और खून। प्रिंटिंग प्रेस के बड़े हॉल में विक्रांत हांफते हुए पहुंचा। मशीनें बंद थीं। ऑपरेटर डर के मारे भाग चुके थे। रंगा भी वहां पहुंच गया। खेल खत्म, रंगा हंसा। उसने विक्रांत के पैर में गोली मार दी। विक्रांत गिर पड़ा। फाइल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। रंगा ने फाइल उठाई। बस इतनी सी कागज के लिए जान दे दी। उसने माचिस जलाई। रुको, विक्रांत चिल्लाया। उसे जलाने से पहले देख तो लो कि उसमें क्या है। रंगा ने फाइल खोली। वह कोरी थी। क्या मजाक है यह? रंगा गुस्साया। विक्रांत दर्द में भी मुस्कुराया। असली फाइल मैंने कामिनी के पास छोड़ी है। यह तो बस चारा था। रंगा ने पिस्तौल तानी। तो अब तुम मरोगे। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। कामिनी ने प्रेस की पिछली खिड़की से एक केमिकल बम, धुएं का बम, फेंका था। पूरा हॉल धुएं से भर गया। कामिनी ने विक्रांत को खींचकर बाहर निकाला। गाड़ी स्टार्ट है, चलो। अध्याय 7। अंतिम वार। अगली सुबह स्वतंत्रता दिवस का समारोह था। दीवान साहब मंच पर भाषण दे रहे थे। पूरा शहर इकट्ठा था। दीवान साहब बोल रहे थे, मैं इस शहर को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। तभी मंच के पीछे लगी विशाल स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें प्रोजेक्ट हुईं। ये तस्वीरें उस असली फाइल की थीं, और साथ ही मुंशी गिरधारी का एक रिकॉर्ड किया गया टेप बजने लगा, जो उसने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था। मैं मुंशी गिरधारी, दीवान साहब मुझे मारने वाले हैं, क्योंकि मैंने उनकी उस स्याही को बदल दिया है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। विक्रांत पट्टी बंधे पैर के साथ भीड़ से निकलकर सामने आया। उसके हाथ में एक कागज था। दीवान साहब, विक्रांत चिल्लाया, आपने जिस स्याही से मुंशी से साइन करवाए थे वह गायब होने वाली स्याही थी, लेकिन मुंशी जी ने अपनी जान देने से पहले आपकी दवात में सिल्वर नाइट्रेट मिला दिया था। अब वह स्याही कभी गायब नहीं होगी, और यह रहा वह असली दस्तावेज जिस पर आपके और विदेशी तस्करों के नाम है। विक्रांत ने कागज हवा में लहराया। धूप में स्याही काले से सुनहरी हो गई। सिल्वर नाइट्रेट का असर, सबूत पूरी दुनिया के सामने चमक रहा था। उपसंहार, सच कभी मिटता नहीं। भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस को मजबूरन दीवान साहब को गिरफ्तार करना पड़ा। रंगा भागने की कोशिश में पकड़ा गया। सत्य दर्पण अखबार की वह हेडलाइन इतिहास बन गई। साजिश की स्याही सूखी, सच का रंग उभरा। कुछ दिनों बाद विक्रांत और कामिनी मुंशी गिरधारी की कब्र पर गए। विक्रांत ने वहां अपनी कलम रख दी। स्याही खत्म हो सकती है, कागज जल सकता है, विक्रांत ने कहा, लेकिन सच, सच वह दाग है जो कभी नहीं धुलता। शहर अब बदल चुका था। साजिश की स्याही से लिखी गई वह दास्तान अब अंजामगर की हवाओं में गूंज रही थी, आने वाली पीढ़ियों को यह बताने के लिए कि जब कलम हथियार बनती है तो बड़ी बड़ी सल्तनतें झुक जाती है। खामोश रात का शोर। फतेहपुर सीकरी की रात जितनी खूबसूरत थी उतनी ही रहस्यमयी भी। पूर्णिमा का चांद दीवान ए खास की संगमरमर की दीवारों को नहला रहा था, लेकिन इस खूबसूरती के बीच एक भयानक अपराध हो चुका था। शाही मेहमान खाने में पड़ोसी राज्य अंबरगर के राजदूत मलिक काफूर की हत्या कर दी गई थी। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। मलिक काफूर अपने साथ एक संधिपत्र ट्रीटी लाए थे, जिस पर अकबर और अंबरगर के राजा के हस्ताक्षर होने थे। इस संधि से दोनों राज्यों के बीच चल रहा 50 साल पुराना युद्ध खत्म हो जाता। लेकिन अब मलिक काफूर अपनी ही खून में लथपथ पड़े थे, और वह संधिपत्र जो इस हत्या का सबसे बड़ा मकसद और सबूत था, गायब था। बादशाह अकबर मौके पर पहुंचे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था।
महल के सभी द्वार बंद कर दिए जाए। अकबर ने दहाड़ा, हवा भी मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं जानी चाहिए। अध्याय 1। सबूत का निशान। कमरे में बीरबल भी मौजूद थे। उन्होंने लाश का मुआयना किया। मलिक काफूर के हाथ में एक टूटा हुआ ताबीज था। ऐसा लग रहा था कि मरते वक्त उन्होंने कातिल के गले से यह ताबीज खींच लिया था। जहांपनाह, बीरबल ने वह ताबीज अकबर को दिखाया। यह ताबीज ही हमारा एकमात्र सबूत है। लेकिन समस्या यह है। बीरबल रुके। क्या समस्या है बीरबल? अकबर ने अधीर होकर पूछा। समस्या यह है हुजूर कि ताबीज का लॉकेट, जिसमें पहचान होती है, गायब है। यह सिर्फ ताबीज की डोरी और बाहरी ढांचा है। कातिल ने सबूत मिटाने के लिए असली हिस्सा चुरा लिया है। अब हमारे पास सिर्फ एक खोया हुआ सबूत है। अकबर ने कमरे की तलाशी का आदेश दिया। शाही रक्षकों ने कालीन, पर्दे, फूलदान, सब कुछ छान मारा, लेकिन वह लॉकेट कहीं नहीं मिला। कातिल अभी भी महल में ही था और उसके पास वह सबूत था जो उसे फांसी के फंदे तक ले जा सकता था। अध्याय 2। 3 संदिग्ध। बीरबल ने अपनी जांच शुरू की। उस रात मेहमान खाने के आसपास केवल 3 लोग देखे गए थे। एक वजीर मुराद खान, जो युद्ध के पक्ष में थे और संधि नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि अम्बरगर को हराना आसान है। 2 राजकुमारी जेबा, मलिक काफूर की भतीजी, जो उनके साथ आई थी। अफवाह थी कि वह अपने चाचा से नफरत करती थी क्योंकि उन्होंने उसके पिता को कैद किया था। 3 साहिर, चित्रकार, एक गूंगा कलाकार जो मेहमान खाने की दीवारों पर चित्रकारी कर रहा था। वह उस समय वहां से निकला था। अकबर ने दीवान-ए-आम में अदालत लगाई। तीनों को पेश किया गया। मुराद खान की गवाही। जहांपनाह, मैं वहां से गुजरा जरूर था, लेकिन मैं अपने कक्ष में जा रहा था। मुझे इस संधि से ऐतराज था, यह मैं कबूल करता हूं, लेकिन मैं कायर नहीं हूं जो पीठ पीछे वार करूं। मुराद की आवाज में अहंकार था। राजकुमारी जेबा की गवाही। शहंशाह, वह मेरे चाचा थे। हमारे बीच मतभेद थे, लेकिन मैं अपने ही खून को क्यों बहाऊंगी? मैं तो सो रही थी। जेबा की आंखों में आंसू थे, लेकिन बीरबल को वे आंसू नकली लगे। साहिर की गवाही। साहिर बोल नहीं सकता था। उसने इशारों में बताया कि उसने एक साए को भागते हुए देखा था, लेकिन चेहरा नहीं देख पाया। साहिर के कपड़ों पर रंगों के धब्बे थे, जो एक चित्रकार के लिए आम बात थी। अध्याय 3। बीरबल की चाल। सबूत। लॉकेट गायब था और बिना सबूत के बादशाह किसी को सजा नहीं दे सकते थे। बीरबल जानते थे कि कातिल ने वह लॉकेट नष्ट नहीं किया होगा, क्योंकि वह सोने का था या शायद उसमें कोई कीमती रत्न था। कातिल ने उसे कहीं बहुत ही सुरक्षित जगह छिपाया होगा। बीरबल ने अकबर के कान में कुछ कहा। अकबर मुस्कुराए। अकबर ने घोषणा की, चूंकि असली सबूत मिल नहीं रहा है और हमारे पास वक्त कम है, हम एक प्राचीन तरीके का इस्तेमाल करेंगे। शाही जादूगर को बुलाया जाए। यह बीरबल की चाल थी। कोई जादूगर नहीं था। बीरबल ने एक बड़े से कड़ाहे में काला पानी भरवाया और उसे दरबार के बीच में रखवाया। सुनो, बीरबल ने तीनों संदिग्धों से कहा, इस पानी में एक जादुई रसायन है। जो भी बेगुनाह है, अगर वह अपना हाथ इसमें डुबोएगा तो उसका हाथ साफ निकलेगा, लेकिन जो कातिल है, पानी उसे पकड़ लेगा और उसका हाथ काला हो जाएगा, जो कभी साफ नहीं होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। तीनों को बारी बारी से तंबू के अंदर भेजा गया जहां वह कड़ाहा रखा था। उन्हें अकेले जाकर पानी में हाथ डुबोना था और बाहर आना था। अध्याय 4। मनोवैज्ञानिक खेल। सबसे पहले मुराद खान अंदर गए। कुछ देर बाद बाहर आए। उन्होंने मुट्ठी बंद कर रखी थी। फिर राजकुमारी जेबा गईं। वह थोड़ा डरी हुई थीं। अंत में साहिर गया। जब तीनों वापस कतार में खड़े हुए तो बीरबल ने आदेश दिया, अपनी हथेलियां खोलिए। एक मुराद खान, उनकी हथेली पर हल्का काला रंग लगा था। 2 साहिर, उसकी हथेली भी काली थी। 3 राजकुमारी जेबा, उनकी हथेली एकदम साफ थी, बेदाग। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। पकड़ी गई। एक दरबारी चिल्लाया, राजकुमारी का हाथ काला नहीं हुआ, इसका मतलब जादू ने काम नहीं किया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इसका क्या मतलब है? जेबा का हाथ साफ है, जबकि बाकी दोनों के काले हैं। बीरबल हंसे। जहांपनाह, मैंने उस कड़ाहे के पानी में कोई जादू नहीं, बस साधारण काजल और तेल मिलाया था, और मैंने तंबू में अंधेरा रखा था। अकबर चौंक गए। तो यह, हुजूर,
बीरबल ने जेबा की ओर इशारा किया कि मुराद और साहिर को अपनी बेगुनाही पर भरोसा था। उन्होंने डर के बावजूद पानी में हाथ डाला, इसलिए उनके हाथ काले हो गए। लेकिन राजकुमारी जेबा। बीरबल जेबा के पास गए। इनके मन में चोर था। इन्हें डर था कि अगर सच में कोई जादू हुआ और हाथ काला हो गया तो ये पकड़ी जाएंगी। इसलिए इन्होंने पानी को छुआ ही नहीं, बस अंदर जाकर यूं ही बाहर आ गईं। राजकुमारी जेबा का चेहरा पीला पड़ गया। अध्याय 5। असली सबूत कहाँ है? यह तो साबित हो गया कि आपने झूठ बोला, अकबर ने कड़क आवाज में कहा। लेकिन वह खोया हुआ सबूत, लॉकेट, कहाँ है? जेबा चुप रही। उसने मुंह नहीं खोला। बीरबल ने साहिर, चित्रकार, की ओर देखा। साहिर बार बार अपने पेंटिंग ब्रश के डिब्बे को देख रहा था। बीरबल की छठी इंद्रिय जागी। साहिर कातिल नहीं था, लेकिन उसने कुछ देखा था। या शायद कातिल ने अनजाने में सबूत उसे दे दिया था। बीरबल ने साहिर का पेंटिंग बॉक्स मंगवाया। उसमें लाल, नीले और हरे रंग की डिब्बियां थीं। राजकुमारी, बीरबल बोले, जब आप हत्या करके भाग रही थीं, तो आपने देखा कि सैनिक आ रहे हैं। आपने हड़बड़ाहट में वह लॉकेट कहीं छिपा दिया। और सबसे अच्छी जगह क्या थी? एक ऐसी जगह जहां कोई सोने को नहीं ढूंढेगा। बीरबल ने पीले रंग की डिब्बी उठाई। वह पेंट कारा था। बीरबल ने अपनी उंगली उसमें डाली और एक सोने का लॉकेट बाहर निकाला। वह पीले पेंट में पूरी तरह छिपा हुआ था। साहिर वहां काम कर रहा था, बीरबल ने समझाया। राजकुमारी ने भागते समय यह लॉकेट पेंट के डिब्बे में गिरा दिया ताकि तलाशी में न मिले। सोचा होगा बाद में उठा लूंगी, लेकिन साहिर ने वह डिब्बा उठा लिया। अध्याय 6। साजिश का पर्दाफाश। सबूत सामने था। लॉकेट पर अम्बरगर के राजघराने की मुहर थी, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा कागज भी मुड़ा हुआ था। अकबर ने कागज पढ़ा। वह जेबा के प्रेमी, जो अम्बरगर का सेनापति था, का पत्र था। उसमें लिखा था, मलिक काफूर को रास्ते से हटा दो और संधि वाला कागज नष्ट कर दो। फिर युद्ध होगा और हम अकबर को हराकर तख्त पर कब्जा करेंगे। राजकुमारी जेबा घुटनों पर गिर पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए शहंशाह। यह सब प्यार के लिए था। अकबर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। प्यार के लिए तुमने हजारों सैनिकों की जान खतरे में डाल दी। युद्ध कोई खेल नहीं है। अध्याय 7। न्याय। अकबर ने फैसला सुनाया। संधि पत्र भले ही नष्ट हो गया हो, लेकिन अब हमें अम्बरगर के राजा को यह सबूत भेजना होगा कि उनके दूत की हत्या उन्हीं की भतीजी ने की है। जेबा को कैद कर लिया गया। अकबर ने मुराद खान से माफी मांगी। हमें आप पर शक हुआ, वजीर आला, लेकिन आपकी नीति अलग हो सकती है। नीयत नहीं। मुराद ने सिर झुकाया। बादशाह की सुरक्षा के लिए शक करना भी जरूरी है। फिर अकबर बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, अगर तुम